Open your PPT. Encephalitis is an acute inflammatory process to the brain tissue. Means जो encephalitis है हो सकता है. वॉइस क्लियर आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, where is the PPT? पीपीटी आपको इमरजेंसी ग्रुप में शेयर करा हुआ है. यू कैन सी. नहीं मिली, फिर से करूँ क्या? कैन आई सेंड अगेन? Yes, ma'am, please. है या नहीं है? हेलो. है मैम. ओके. सो एंसेफेलाइटिस का मीन्स होता है, एंसेफेलाइटिस जो है डिजीज कंडीशन कहाँ पे अकर हो रहा है? ब्रेन में. जो अक्यूट इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है. अक्यूट और क्रॉनिक का क्या मीनिंग होता है? व्हाट यू मीन बाय अक्यूट और हील नहीं होती है, जल्दी से ठीक नहीं होती है. दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉनिक और अक्यूट. मैम बीच बीच में आपकी वॉइस नहीं आ रही है. सिस्टम डिसऑर्डर. अकॉर्डिंग टू पीपीटी, इंसेफेलाइटिस जो है अक्यूट कंडीशन है, अक्यूट इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है टू द ब्रेन टिश्यू में. यहाँ पे जो वायरस है वो अफेक्ट कौन सा वायरस मोस्ट ऑफ द कोज करता है? हर्पस सिंप्लेक्स वायरस. हर्पस सिंप्लेक्स वायरस इज द मोस्ट कॉमन कोजेज. हाँ जी. हेलो. बीच बीच में आपकी वॉइस नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है. उसके लिए मैं क्या करूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा. Yes, मैम. मैम आधी वॉइस आ रही है, आधी नहीं आ रही है. आधी नहीं आ रही है. ये शायद नेटवर्क का इशू है, मुझे जहां तक लगता है. ओके, फिर से ट्राई करते हैं. सो एंसेफेलाइटिस मींस एन acute inflammatory process to the brain tissue and herpes simplex virus is the most common cause. इसका जो मोस्ट कॉमन कोज होता है herpes simplex virus. अंडरस्टैंड? वॉइस क्लियर आ रहा है अभी?
स्टूडेंट वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देन आते हैं टाइप्स ऑफ एंसेफेलाइटिस, सेकेंड स्लाइड। प्राइमरी एंसेफेलाइटिस और सेकेंडरी। प्राइमरी एंसेफेलाइटिस मीन्स इट अकर व्हेन ए वायरस डायरेक्टली इन्फेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो भी हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है, अगर वो डायरेक्टली इन्फेक्ट कर रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, that is called the primary encephalitis. Or secondary encephalitis means it occurs when an infection start elsewhere in the body or then travel to your brain. Means जो भी another disease condition के बाद अगर ब्रेन में इन्फेक्शन होता है तो वो जो कंडीशंस होती है, वो जो टाइप्स होता है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी encephalitis. Understood? Students, Yes, ma'am. so two types will be there, primary encephalitis and second is secondary encephalitis. प्राइमरी का मीन्स जो डायरेक्ट इन्फेक्ट कर रहा है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। सेकेंडरी मीन्स जो अदर डिजीज कंडीशन है उसके बाद पेशेंट को एंसेफेलाइटिस हुआ है। ठीक है, एंड देन आते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मीन्स ओल्डर अडल्ट, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 year और पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम। जिन रिस्क फैक्टर का मीन्स यहाँ पे है कौन कौन एंसेफेलाइटिस से अफेक्ट जल्दी हो सकता है, किन किन को जल्दी होने के, मीन्स कौन कौन से पीपल्स ह्यूमंस होते हैं जो एंसेफेलाइटिस को जल्दी मीन्स इन्फेक्ट जो है वो जल्दी इन्फेक्ट। Encephalitis are more common or more serious अकॉर्डिंग टू पीपीटी। रिस्क फैक्टर में 3 टाइप्स के पीपल्स आते हैं। वन एंड ओल्डर अडल्ट्स, ये तो होता ही है कि जो एज बढ़ती चली जाती है तो इम्यून सिस्टम डाउन होता चला जाता है। चिल्ड्रंस जो होते हैं एज अंडर द एज ऑफ 1 year एंड जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। फिर जैसे कि आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में प्राइमरी और सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस हमने देखा। प्राइमरी इंसेफेलाइटिस मीन्स प्राइमरी इंसेफेलाइटिस जो है उसका मीन्स ये होता है कि जो हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है वो डायरेक्ट ही अफेक्ट करता है। सो कॉमन वायरस इंक्लूडिंग HSV, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस आर एप्स्टीन बार वायरस, ये जो है डायरेक्ट अफेक्ट करता है ब्रेन को। चाइल्डहुड वायरस इंक्लूडिंग मीजल्स एंड मम्स, जो मीजल्स मम्स 1 year से कम वाले बच्चों को होता है तो वो भी और लीड कर सकता है एंसेफेलाइटिस को। एंड एब्रो वायरस स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, जो भी इंसेक्ट्स बाइट कर जाते हैं, या जापानीज एंसेफेलाइटिस जिसको बोलते हैं, वेस्ट नाइल एंसेफेलाइटिस है,
जैसे कि बच्चों में कुछ भी खा जाता है, मॉस्किटोज बाइट कर जाते हैं, या फिर वहां पे भी जो एर्बो वायरस आप इसको बोल सकते हो, तो वो जो कंडीशंस होती है वो भी लीड कर सकती है एंसेफेलाइटिस को। और जो सेकेंडरी एंसेफेलाइटिस का होगा, कुड बी कॉज्ड बाय कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ए वायरल इन्फेक्शन। जो भी सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस है वो कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, मीन जो वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि कोई डिजीज कंडीशन हुआ है, कि बर्न वाला पेशेंट है, मान लो हार्ट की कोई कंडीशन वाला पेशेंट है, रीनल डिजीज कंडीशन का पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वहां पे वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो वो सेकेंडरी एंसेफेलाइटिस को लीड कर रहे होते हैं। तो ये था इटियोलॉजी, समझ में आ रहा है। एंड देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मीन इंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि इंसेफेलाइटिस का मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन और टिश्यू। ये मोस्ट कॉमन कोज होता है वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। जो रेयर केस होते हैं कैन कोज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस और फंगाई। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंसेफेलाइटिस, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी इंसेफेलाइटिस में आता है कि जो वायरस है वो डायरेक्टली इन्फेक्टेड कर रहा है किसको, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। और जो सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस है अकर्स व्हेन एन इन्फेक्शन स्टार्ट अदर बॉडी एंड देन ट्रेवल्स ऑफ योर ब्रेन, मीन्स कोई भी बॉडी के अंदर डिजीज कंडीशन है, उसके बाद जो वो वायरस है वो ब्रेन तक ट्रेवल कर जाता है। एंसेफेलाइटिस इज ए रेयर येट सीरियस डिजीज, एक कम है बट सीरियस डिजीज है, दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। You should call your doctor immediately if you have symptoms of encephalitis. अब जो कोज होते हैं, मीन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। कोज में हमने देखा कि हर्पस कोज क्या था, कौन सा वायरस है, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस इसका मेन कोज है। सो अभी हम देखते हैं सिम्टम्स। द सिम्टम्स ऑफ encephalitis कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, मीन्स माइल्ड टू सीवियर का मीन्स है कि एक लाइटली डिजीज कंडीशन से लेकर सीवियर कंडीशन तक हो जाता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये थ्री थिंग्स इंक्लूड होते हैं कोई भी डिजीज कंडीशन में। माइल्ड मीन्स बहुत ही कम प्रॉब्लम है, मॉडरेट मीन्स थोड़ा ज्यादा है जो सीवियरिटी की तरफ जा रहा है, एंड सीवियर मीन्स सीरियस कंडीशन है। माइल्ड सिम्टम्स में इंक्लूडिंग होते हैं फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, स्टिफ नेक और लिथार्जी, ठीक है। फीवर है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, स्टिफ नेक है और लिथार्जी है, ये एक माइल्ड सिम्टम्स। अगर ब्रेन में इन्फेक्शन है तो फीवर होगा, हेडेक भी होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टिफ नेक मीन्स नेक बहुत स्टिफ हो जाता है, मूव करते हैं तो पेन होने लग जाता है, लिथार्जी भी थोड़ा सा वहां पे कंडीशन होता है। अब जब सीवियर कंडीशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो फीवर जो है हायर होता है, फीवर की जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाती है। और जो ब्रेन में प्रॉब्लम है तो कंफ्यूजन है, ड्राउजीनेस है, हेलुसिनेशन है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। जो भी अनकॉन्शियसनेस भी वहां पे हो सकती है, इरिटेबिलिटी भी हो सकती है। तो ये आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मींस आप इनको सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, स्टिफ नेक, लिथार्जी, कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, हेलुसिनेशन, स्लोअर मूवमेंट्स, सारी ये जो भी आपको लिस्ट डाउन करी गई है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। फीवर मीन्स आप समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीवर। फीवर का मीन्स क्या, फीवर मैम इन्फेक्शन। understand? And then headache, vomiting, stiff neck, stiff neck
पे इंक्लूड कर सकते हैं। कंफ्यूजन मीन्स जैसा भी आपको आता है कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है? लिथार्जी का मीन्स आप वीकनेस समझ सकते हैं, ठीक है, वीकनेस मीन्स कमजोरी समझ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक लिथार्जी का मीन्स ये समझ में आ रहा है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, बीच बीच में बिल्कुल गायब हो जा रही है। तो एबनॉर्मल सी फील ड्राउजीनेस। अभी आ रहा है, अभी वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? एंड देन व्यक्ति नहीं होता वैसी कंडीशंस आती है हेलुसिनेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के मीन सिम्टम्स के, जिसके अंदर फीवर है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, और स्टिफ नेक है, लिथार्जी है, कंफ्यूजन है, ड्राउजीनेस है, हेलुसिनेशन है। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। और फिर जब भी मान लो पेशेंट है एंसेफेलाइटिस का, वो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। जब भी ब्रेन में इन्फेक्शन है तो क्या क्या चांसेस हैं, लॉस ऑफ मेमोरी, जो पर्सनालिटी चेंजेस हो सकते हैं, एपिलेप्सी वहां पे हो सकती है, फटीक है, फिजिकल वीकनेस हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन है वो वीक हो जाता है, विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीकिंग इश्यूज हो सकते हैं, पेशेंट कोमा में जा सकता है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, और फाइनली पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। बोला ना स्टार्टिंग में, दिस इज द कंडीशन ऑफ माइल्ड टू सीवियर। जो ये कंडीशन है बहुत ही रेयर है बट माइल्ड टू सीवियर है, मीन्स एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी आ सकती हैं इसके अंदर। तो कॉम्प्लिकेशन तक समझ में आया। फर्स्ट इज द डेफिनेशन। एंसेफेलाइटिस का मीन्स होता है कि जो अक्यूट इन्फ्लामेशन है वो ब्रेन के अंदर है, ठीक है। मेन कोज होता है हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, ये इसका कॉमन कोज है। टाइप्स में आते हैं कि प्राइमरी टाइप्स और सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस। प्राइमरी में होता है कि जब भी जो वायरस है वो डायरेक्टली इन्फेक्ट कर सकता है ब्रेन और स्पाइनल कोड को। सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस में आता है कि जो इन्फेक्शन है वो बॉडी की अदर डिजीज कंडीशन के साथ साथ धीरे धीरे ब्रेन में जाता है। रिस्क फैक्टर में इंक्लूड होते हैं ओल्डर अडल्ट्स, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर और पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम। मीन्स जो भी ओल्डर पीपल हैं, ओल्ड एज के पीपल्स हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक सप्रेस रहती है, डाउन चली जाती है, तो उसके चांसेस होते हैं। चिल्ड्रंस में 1 ईयर से कम वाले बच्चे जो होते हैं उनकी भी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है,
सो जैसे मीजल और मम्स कंडीशन आती है तो वो इंसेफ्लाइटिस में चेंज हो सकती है। और जो वीक इम्यून सिस्टम है, जिनको HIV एड्स जैसी प्रॉब्लम है, वो ड्रग्स लेते हैं तो उससे भी इम्यूनिटी डाउन चली जाती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं। एंड इटियोलॉजी में हम देखते हैं कि प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो कैसे, प्राइमरी इन्फेक्शन में जो वायरस है हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, वो ही वहां पे कोज करता है, जो चाइल्डहुड वायरस जैसे मीजल और मम्स होते हैं। सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस में होता है कि कुड बी कोज्ड बाय कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के कोजेज वहां पे हैं। एंड देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड साइन एंड सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स में आप देख सकते हैं फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, स्टिफनेस, मीन्स जो भी ब्रेन से रिलेटेड जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो सारे एबनॉर्मल होते चले जाते हैं। ठीक है। एंड देन आते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अब जब ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं? लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है, बिहेवियरल चेंज हो सकते हैं, एपिलेप्सी है, फटीग है, फिजिकल वीकनेस है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, विजन प्रॉब्लम है। जो भी हमारा बॉडी के जो भी फंक्शन है वो सारे चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी के ऑल फंक्शन हमारे ब्रेन से कोऑर्डिनेट होते हैं। मूवमेंट है, स्पीकिंग है, कोमा में जाना है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग है, फाइनली डेथ भी हो सकता है। अभी हम जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन, हम कैसे पता कर सकते हैं कि पेशेंट को एंसेफ्लाइटिस है। इन्वेस्टिगेशन में आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC जो होता है, CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, लंबर पंक्चर है जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी करते हैं, और बायोप्सी होता है। ये आते हैं इन्वेस्टिगेशन में। फर्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन में। हम वहाँ पे पेशेंट है इस मतलब बात करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि कब से आपको प्रॉब्लम हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम अकरिंग हो रही है, और कि मीन्स अभी क्या हुआ था, लेटेस्ट आपने क्या खाया था। तो वो सारी चीजें हिस्ट्री कलेक्शन में आती है। कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं, रेगुलर कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं, लेटेस्ट कुछ मेडिसिन तो नहीं खाई है। एंड देन सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर कुछ हुआ है तो उसके रिगार्डिंग हम सारा हिस्ट्री में कलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम जाते हैं कि जो भी हिस्ट्री कलेक्शन के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन आता है। मान लो पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, हम पेशेंट को कैसे पता करेंगे पेशेंट अनकॉन्शियस? पहले हम बात करते हैं लेकिन पेशेंट का कोई रिप्लाई नहीं आता, टच करके देखते हैं। तो ये चीजें फिजिकल एग्जामिनेशन में इंक्लूड होती हैं। जो अब ब्रेन को हम टच करके तो नहीं देख सकते क्या है, क्या प्रॉब्लम है, उसको हम MRI, CT स्कैन, CBC, ब्लड में कोई इन्फेक्शन है क्या, इन सारी चीजों से ही इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब जैसे लंबर पंक्चर आपको बताया गया, लंबर पंक्चर से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है? इन दिस प्रोसीजर डॉक्टर विल बी इंसर्ट ए नीडल इनटू योर लोअर बैक टू कलेक्ट ए सैंपल ऑफ स्पाइनल फ्लूइड। जो कि स्पाइनल फ्लूइड से सैंपल कलेक्ट करने के लिए डॉक्टर ही ये लंबर पंक्चर का सैंपल लेता है, डॉक्टर ही ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, हम नर्सेज नहीं करते हैं। दे विल टेस्ट द सैंपल फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। जो फ्लूइड लिया जाता है वो टेस्ट के लिए लिया जाता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है, या उसके अंदर कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो इन्फेक्शन कम ज्यादा या जैसा भी है। मीन्स जो लंबर पंक्चर की प्रोसीजर है, दिस प्रोसीजर कैन परफॉर्म ओनली डॉक्टर्स, ठीक है। इसके अंदर इंसर्ट करते हैं एक नीडल योर लोअर बैक टू कलेक्ट ए सैंपल ऑफ स्पाइनल फ्लूइड। ये जो लंबर पंक्चर की प्रोसीजर है वो स्पाइनल फ्लूइड से सैंपल कलेक्ट करने के लिए परफॉर्म करी जाती है। एंड देन दे विल टेस्ट द सैंपल फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। सो लंबर पंक्चर का मीनिंग समझ में आया? वाई वी आर परफॉर्मिंग लंबर पंक्चर? यस मैम। ओके। एंड देन CT स्कैन और MRI होती है। CT स्कैन एंड MRI डिटेक्ट चेंजेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर। They can rule out other possible explanation for symptoms such as a tumor or stroke.
ठीक है। जो सीटी स्कैन और एमआरआई होती है ये नॉर्मल प्रोसीजर है। वैसे सीटी स्कैन एमआरआई तो लंबर पंक्चर तो कम ही देखने को मिलता है, बट सीटी स्कैन और एमआरआई तो कोई भी कराता है, किसी के भी आजकल डॉक्टर बोल देते हैं। सो सीटी स्कैन और एमआरआई जो है डिटेक्ट चेंजेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, फ्लूइड्स है, उसमें कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, लाइक एक्सरे हम इसको देखते हैं। ठीक है। दे कैन रूल आउट अदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन और सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स हैं उनको और मीन्स फाइंड करने में हेल्प करता है। सच एज ए ट्यूमर और स्ट्रोक, वहां पे ट्यूमर भी हो सकता है और स्ट्रोक भी हो सकता है। Certain viruses have a tendency to affect certain areas of the brain. Seeing what part of your brain are affected can help determine what type of virus you have. Means कई बारी जो भी parts होते हैं वो CT scan MRI में show हो जाता है कि ये determine करने में कि आपको कौन सा वायरस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मीन्स टाइप्स ऑफ वायरस वो डिटरमाइन कर सकते हैं, डॉक्टर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड देन आता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ईईजी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ईईजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। एंड ईईजी यूजेस इलेक्ट्रोड्स, स्मॉल मेटल डिस्क विद वायर्स। जैसे ईसीजी होता है वैसा ही कुछ है। अटैच्ड टू द स्काल्प टू रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटी। अब ईसीजी करते हैं हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए, है ना, और ईईजी होता है स्कल्प और ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड ईईजी डज नॉट डिटेक्ट द वायरस दैट कॉज encephalitis, but certain pattern on EEG may alert your neurologist to an infectious sources of your symptoms. जो EEG है उसको इसलिए परफॉर्म नहीं करा जाता कि हम वहां से वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं, इतना नहीं होता है। बट हाँ, जो हमारा ब्रेन है वो कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है, वो चीजें न्यूरोलॉजिस्ट जब ईईजी परफॉर्म कर रहा है तो उसको समझ जाता है। इन्फेक्शन के सोर्सेज जो हैं वो डॉक्टर को समझ में आ जाता है। एंड देन इंसेफेलाइटिस कैन लीड टू सीजर्स एंड कोमा इन लेटर स्टेज। जब इंसेफेलाइटिस पेशेंट को है तो लेटर स्टेज में, जैसे मीन्स बहुत पहले से इंसेफेलाइटिस हुआ है, लास्ट में आते आते सीजर्स और कोमा की कंडीशन में भी पेशेंट जा सकता है। दैट्स व्हाई द ईईजी इज इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द एरियाज ऑफ द ब्रेन that are affected and the type of brain waves that occurs in each area. अब ये इसलिए होता है कि जो भी ब्रेन का फंक्शंस है उसको हम समझ पाएं कि ब्रेन का जो फंक्शंस है वो कितने अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। देन आता है ब्लड टेस्ट, जैसे सीबीसी वगैरह है। ए ब्लड टेस्ट कैन रिवील साइन ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है इन्फेक्शन का कि ब्लड में इन्फेक्शन है कि नहीं है। ब्लड टेस्ट आर रेयरली परफॉर्म्ड अलोन, दे यूजुअली हेल्प डायग्नोस इंसेफेलाइटिस अलोंग विद अदर टेस्ट्स। ओके, सो ब्रेन बायोप्सी जो है वो हम क्यों परफॉर्म करते हैं? इन ए ब्रेन बायोप्सी डॉक्टर विल रिमूव स्मॉल सैंपल ऑफ ब्रेन टिश्यू टू टेस्ट फॉर इन्फेक्शन। अब बायोप्सी का मीनिंग आपको पता है कि बायोप्सी में टिश्यू का सैंपल लिया जाता है चेक करने के लिए। कई बार इन्फेक्शन को चेक करने के लिए होता है, कई बार ट्यूमर से बायोप्सी लिया जाता है कैंसर डिटेक्ट करने के लिए है कि नहीं है। सो बायोप्सी इज important. The procedure is rarely performed because there's high risk of complications. It's usually only done if doctor can determine the cause, the brain swelling, or if treatment is not working. अब बायोप्सी ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट के पास जाते ही डॉक्टर हमको बायोप्सी बोल दे, नहीं। जब पेशेंट हमको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहा है पेशेंट को, अगर ठीक नहीं है, पेशेंट को कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सो डॉक्टर कैन लीड टू, डॉक्टर परफॉर्म करने को बोलते हैं बायोप्सी, एक टेस्ट होता है फाइनली डॉक्टर बोलते हैं। सो ये था इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन समझ में आया? फिजिकल एग्जामिनेशन,
कंप्लीट ब्लड काउंट, सीटी स्कैन क्यों करते हैं, एमआरआई क्यों कर रहे हैं, लंबर पंक्चर क्यों कर रहे हैं, कल्चर सेंसिटिविटी क्या है और बायोप्सी क्या है. So guys, understand with investigation or not? Please reply करो. Students, understand or not? Yes, ma'am. Okay. Why we are performing lumbar puncture? बताओ. बताइए 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं. ईईजी की फुल फॉर्म क्या है? ईईजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ. ओके. बायोप्सी क्यों करते हैं? जब पेशेंट ठीक होता हुआ नहीं दिखता है, डॉक्टर को ट्रीटमेंट दिया हुआ कोई काम नहीं कर रहा है, ब्रेन में अगर स्वेलिंग शो हो रहा है तो वहां से टिश्यू लेके ब्रेन का बायोप्सी के लिए दिया जाता है. ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं? वायरल इन्फेक्शन को देखने के लिए. ठीक है. और ईईजी क्यों करते हैं? ईईजी ब्रेन के वर्क को देखने के लिए. ठीक है. एंड देन सीटी स्कैन है और एमआरआई जो वायरस है उसकी टेंडेंसी को चेक करने के लिए. ठीक है. ब्रेन को कितना अफेक्ट कर रहा है उसके लिए. स्पाइनल टैप लंबर पंक्चर क्यों करते हैं? ये जो सैंपल लिया जाता है फ्लूइड का, स्पाइनल फ्लूइड का, जिसको चेक करते हैं इसमें इन्फेक्शन है या नहीं है. यहाँ तक समझ में आया? हेलो. अब जैसे हमने देखा व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद द एंसेफेलाइटिस. अभी मोस्ट पीपल हु आर डायग्नोस्ड विद सीवियर एंसेफेलाइटिस विल एक्सपीरियंस कॉम्प्लिकेशंस. Complication resulting from encephalitis can include loss of memory, personality changes, epilepsy, fatigue, physical weakness, vision problem, hearing problem, coma, difficulty in breathing. जो complications are more likely to develop in certain groups such as older adults, people who have had coma-like symptoms और डिड नॉट गेट ट्रीटमेंट राइट अवे. जैसे कि मान लो एंसेफेलाइटिस है, अगर डॉक्टर्स को पता नहीं चलता है, ट्रीटमेंट दूसरे वे में दिया जाता है, तो पेशेंट को चांसेस होते हैं कोमा में जाने के और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जाने के. सो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म आउटलुक फॉर समवन विद एंसेफेलाइटिस? पीपल विद एंसेफेलाइटिस में आल्सो एक्सपीरियंस पैरालाइज्ड पेशेंट्स हो सकता है, ब्रेन के फंक्शंस लॉस हो सकते हैं, और स्पीच और बिहेवियर, मेमोरी और बैलेंस बॉडी में भी प्रॉब्लम हो सकती है. डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सीवियरिटी ऑफ एंसेफेलाइटिस, it may be necessary to receive additional therapy including physical therapy, occupational therapy, speech therapy और psychotherapy. ये सारी थेरेपीज प्रोवाइड करी जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है. ट्रीटमेंट अब हम कल पढ़ेंगे. ओके. ओके मैम. यहाँ तक तो समझ में आया? यस मैम. पक्का? यस.